हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन दांगी अकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दांगी अकेडमी पर। जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उसका ये 4th लेक्चर है, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। लिस्ट करते हुए डायरेक्ट हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। और इससे पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंडल ने स्वतंत्र रूप से प्रजनन करने वाली मटर के पौधे को कितनी किस्मों को युग्मों के रूप में चुना जो विपरीत विशेषकों वाले एक लक्षण के अलावा एक समान थी? हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज डिड मेंडल सिलेक्ट एज पेयर्स विच वर सिमिलर एक्सेप्ट इन वन कैरेक्टर विथ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स? यानी उन्होंने क्या करा कि एक एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिया था तो पहले उस प्लांट को फ्री कर लिया था कि उसके अंदर कोई भी मिक्सअप कैरेक्टर्स नहीं आए थे। तो कितनी किस्मों को चुना था ये यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है, 4, 2, 14 या 8। तो देखिए उन्होंने पहले क्या करा कि जैसे येलो कलर के प्लांट से रिंकल वाले एक बार ले लिए, एक बार सीधे गोल ले लिए, एक बार ग्रीन ले लिए, एक बार येलो ले लिए उन्होंने। उसके बाद उन्होंने लीफ के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, फिर फ्लावर जैसे कि पर्पल है या वाइट है। तो ऐसे सारे जो ट्रेड्स थे या कैरेक्टर्स थे वो उन्होंने फ्री कर लिए कि उसके अंदर कोई भी मिक्सअप वाले कैरेक्टर्स नहीं आ रहे। तो टोटल कैरेक्टर्स पूछे गए हैं कि टोटल कितने लिए थे उन्होंने। क्या है क्वेश्चन? जो विपरीत विशेषकों वाले एक लक्षण के अलावा एक समान थी, यानी अपोजिट नहीं होना चाहिए, बाकी कैसा था वो अलावा एक समान थी विथ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। तो यहाँ पर ऐसे कितने कैरेक्टरिस्टिक्स थे? टोटल 14 थे। टोटल कितने थे ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन अच्छी से रीड कर लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और समझा देती हूँ मैं कि उन्होंने क्या किया था कि जो ऐसी प्लांट की वेराइटीज़ ली थी जिनमें ब्रीडिंग या प्रजनन कैसा हो रहा था एकदम स्वतंत्र रूप से, और फिर उन्होंने उनको जोड़े के रूप में चुना जो क्या कर रहा था विपरीत विशेषकों वाले, यानी कि सिमिलर एक्सेप्ट इन वन कैरेक्टर विथ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। तो ऐसे कितने थे टोटल? तो ऐसे 14 उन्होंने लिए थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैच द कॉलम है, ऑर्गन ऑफ कटराई, कॉकलिया, यूस्ट्रेकियन नलिका, स्टेपिच। ये सब आपकी बॉडी के ऑर्गन्स दिए हैं आपको, जैसे मान लीजिए बोन्स दे देंगे या कोई मसल दे देंगे, तो फिर ये कहाँ प्रेजेंट है या फिर इनके फंक्शंस आपको सामने दे दिए जाएंगे और आपको मैच करना होगा। तो मैच करते हैं हम, क्या होगा एक बार आप भी ट्राई कीजिए कि क्या होना चाहिए। ऑर्गन ऑफ कटराई या कॉटाई भी इसको पढ़ सकते हैं आप। इंग्लिश में हमेशा एक बार इसका देख लिया कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि यदि कोई भी मिस्टेक है तो इंग्लिश वर्जन को ही सही माना जाता है। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है या फिर ये कैसा पार्ट होता है, स्ट्रेट पार्ट है या घुमावदार पार्ट है, इस टाइप से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए ऑर्गन ऑफ कॉटाई क्या है? बैसिलर झिल्ली में स्थित होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? लोकेटेड ऑन द बैसिलर मेम्ब्रेन। फिर देख लेते हैं कॉकलिया। कॉकलिया तो आपको मालूम होगा कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सभी को मालूम होगा। तो बाकी यदि आपको नहीं मालूम है, जैसे कॉकलिया हुआ है, स्टेपी, जो एकदम जनरली सुने हुए नाम है, यदि आप फर्स्ट टाइम भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो भी आपके आंसर इनके मालूम होंगे। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कान के अंदर। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि कान के किस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। अब कॉकलिया का देख लेते हैं, कॉकलिया क्या क्या आपको ऑप्शन दिए उसके अकॉर्डिंग कहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो ये होगा कोइल्ड पार्ट ऑफ द लैबरिंथ। कॉकलिया कैसा पार्ट होता है? आपने कान का जब भी स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो उसके ये बाहर का तो स्ट्रक्चर हो गया आपका, यहाँ पर पिन्ना और फिर अंदर इस टाइप से जाता है और यहाँ पर ऐसे बना होता है एकदम घुमावदार पार्ट, और इसी को कहा जाता है कॉकलिया। एक तो एक घुमावदार पार्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सेकेंड वाला। तो अब आप इजिली मैच कर सकते हैं यदि आपको ये आपने फाइंड आउट कर लिया है। तो देखिए कॉकलिया का सेकेंड आंसर किस में दिया है आपको? ये दिया है आपको यहाँ पर 3 और 4 दो ऑप्शन में दिया हुआ है। तो एक और जैसे मैंने अभी आपको एक आंसर बता दिया, इसका आंसर था 4th। ये आपको नहीं मालूम तो स्टेपीज वाला मालूम ही होगा। ये कहाँ प्रेजेंट होगी? मध्यकर्ण एवं फेरिंग्स को जोड़ती है। ये क्या करती है? मध्यकर्ण एवं फेरिंग्स को जोड़ती है। तो देख लेते हैं इसका आंसर कहाँ पर प्रेजेंट है, यानी कि जो 4th है इसका 3rd। तो देखिए ये आंसर आपको मिल रहे हैं ऑप्शन नंबर 3rd के अंदर। किस में मिल रहे हैं? ऑप्शन नंबर 3rd के अंदर। एक बार फिर से मैच कर लेते हैं। ऑर्गन ऑफ कॉटाई कहाँ पर प्रेजेंट है? बैसिलर झिल्ली में या लोकेटेड ऑन मेम्ब्रेन, बैसिलर मेम्ब्रेन। कॉकलिया, कॉकलिया क्या है? कोइल पार्ट ऑफ लैब्रिंथ, इसके सामने ही दिया है। और यूस्टेकियन नलिका अंडाकार खिड़की से जुड़ी होती है, अटैच टू द ओवल विंडो। यूस्टेकियन नलिका कहाँ प्रेजेंट होगी? ओवल विंडो से अटैच्ड रहेगी। और स्टेपीज मध्यकर्ण एवं फेरिंग्स को जोड़ती है।
तो लगातार इस टाइप के क्वेश्चन आपको एक ही पेपर में 7 से 8 देखने को मिलेंगे, तो इनकी प्रिपरेशन हमें बहुत अच्छे से करनी है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या होंगे, यदि आपको एक भी ऑप्शन आपका सही है तो आप बिल्कुल पूरा सही करके आएंगे, और यदि आपको नहीं मालूम है तो फिर पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए एक एक टॉपिक हमें अच्छे से पढ़ लेना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा कि यदि आप एक तक भी पहुंच गए तो मैंने जैसे आपको बताया कि 99% आपके सही होने के चांस होते हैं। 1% में इसलिए नहीं बता रही हूँ कि जैसे इससे पहले वाले ऑप्शन में देखा आपने कि कभी दो दो में सेम ऑप्शन दिए होते हैं। जलकुंभी और जल लिली में परागण किसके द्वारा होता है? इन वाटर हाइंथ एंड वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक प्लेस किसके थ्रू होता है? कीट या वायु द्वारा, केवल जल धाराओं द्वारा, वायु और जल द्वारा, कीट और जल द्वारा। यानी इनमें पॉलिनेशन की प्रोसेस पूछी गई है कि किसके थ्रू पॉलिनेशन होता है, जलकुंभी में और जल लिली में, क्योंकि ये दोनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जल के अंदर ही उगते हैं ये दोनों प्लांट। तो इनमें जो पॉलिनेशन है या परागण है उसका जो माध्यम है वो क्या होगा? तो देखिए ऐसा नहीं है कि जल धाराओं के द्वारा होगा, जल इनमें जा रहा है फिर दूसरे प्लांट में जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आपने देखोगे कि जो जलकुंभी है या कोई सा भी इनका जो फ्लावर होता है, फ्लावर तो सरफेस के ऊपर होता है, तो कीट या जो भी तितली वगैरह जो भी इंसेक्ट होंगे वो फ्लावर पे आके बैठेंगे, तो उनके थ्रू भी इनमें पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी। और जो फिर इनके जो पोलन ग्रेन्स है ये हवा के द्वारा भी उड़कर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर या प्लांट पर ट्रांसफर होंगी, तो उसके थ्रू भी इनमें पॉलिनेशन या परागण होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कीट या वायु द्वारा। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। तो इसमें तीनों में जल दिया है तो इससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर इंसेक्ट और विंड। उस वृद्धि नियंत्रक का नाम बताइए जिसे गन्ने की फसल पर छिड़कने से उसके तने की लंबाई में बढ़ोतरी होती है तथा गन्ने की फसल की पैदावार बढ़ती है। यानी कि अब यहाँ पर क्या है, ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ रेगुलेटर है, उसका जब स्प्रे किया जाएगा शुगर केन क्रॉप पर तो उससे जो गन्ने का स्टेम उसकी लेंथ फटाफट से इंक्रीज हो जाएगी और उसका जो प्रोडक्शन है गन्ने का वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी गन्ना बढ़ेगा तो प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट होगा ही होगा। तो उसका हमें नाम बताना है, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एथिलीन, एबिसिक अम्ल। तो देखिए इनसे रिलेटेड मैं एक वीडियो ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड करवा चुकी है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप दांगी अकेडमी के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं कि किस हार्मोन की क्या रिक्वायरमेंट है, ये किस में हेल्प करता है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, बहुत छोटा सा वीडियो है और आपको काफ़ी सारी जानकारी उसमें मिल जाएगी। अभी इसका आंसर देख लेते हैं हम कि किसके छिड़कने से उसकी लंबाई जो है फटाफट से बढ़ जाती है और उसकी जो प्रोडक्शन है या पैदावार है वो भी बढ़ जाती है। तो आपको मालूम होगा जिब्रेलिन, इसको ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा जिब्रेलिन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को प्लास्टोक्विनोन कहाँ से सुगम बनाता है? इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनिन फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। तो PS सेकेंड से यहाँ पर दिया आपको साइटो GF सम्मिश्र और फिर साइटो BGF सम्मिश्र से PS फर्स्ट से NADP प्लस या PS फर्स्ट से ATP सिंथेसिस। कौन इसको जो इलेक्ट्रॉन का इसमें जो ट्रांसफ़र हो रहा है उसको क्या सुगम बना रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहा है। किस अभिक्रिया में? लाइट रिएक्शन में। ध्यान रखिए लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन दो हैं और इनसे भी एक या दो क्वेश्चन हमेशा से पूछे जाते रहे। तो देखिए मैं बीच बीच में आपको टॉपिक बता दूंगी जो सबसे पहले हमें पढ़ने लगातार जिनसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2-3 क्वेश्चन मिनिमम तो पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये प्रकाश अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को प्लास्टोक्विनोन कहाँ से सुगम बताता है, यानी वो साइट बतानी हमें जहाँ से वो सरल हो जाएगा। तो वो साइट है आपकी PS सेकेंड से साइटो GBFX कॉम्प्लेक्स, ये सरल बनाता है उसको। निम्नलिखित में से कौन एक बीज प्रसुप्ति नियंत्रित करने वाला निरोधक पदार्थ नहीं है? देखिए नहीं है या है, यहाँ पर आप ढंग से पढ़िए, क्योंकि क्या होता है हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं और यहाँ पर लगा देंगे हम निरोधक पदार्थ है तो फिर गलत आंसर हो जाएगा। यानी जो डॉर्मेंसी पदार्थ नहीं है ये पूछा गया हमसे। नॉट इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड्स डॉर्मेंसी, जिब्रेलिक अम्ल, एब्सिक अम्ल, फिनोलिक अम्ल या पैरा एस्कॉर्बिक अम्ल। अब डॉर्मेंसी क्या होता है, जनरली देखा होगा आपने, प्याज या आलू का ही एग्जांपल ले लीजिए या कोई भी सीड, जब तक उसका जो मौसम है या उसका टाइम नहीं आएगा वो उगता नहीं है या ग्रो नहीं होता है, और जैसे ही उसका सीज़न आता है वो ऑटोमेटिकली आपने देखा होगा घर में पड़े पड़े आलू या प्याज वो खुद उगने लग जाते हैं। तो इससे पहले वाला जो पीरियड होता है जब वो चुपचाप पड़े रहेंगे उसी को कहा जाता है डॉर्मेंसी पीरियड या बीज प्रसुप्ति, यानी कि बीज उस टाइम पे क्या है, सोया हुआ है। और यदि उसको
उसको नियंत्रित करने वाला निरोधक पदार्थ नहीं है। यहाँ पर ये पूछा गया, निरोधक यानी कि उसको रोकने वाला पदार्थ नहीं है। और यदि मान लीजिए उसमें जो डोरमेंसी को जो बढ़ा रहा है वो हार्मोन्स की अधिकता हो जाएगी, तो बहुत सारे सीड्स उगते ही नहीं है, तो उनमें उसकी अधिकता हो जाती है। इसके अलावा भी और भी फैक्टर्स होते हैं, बट यहाँ पर हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका आंसर अब हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जिब्रेलिक अम्ल। क्या हो जाएगा? जिब्रेलिक अम्ल। यानी ये क्या कर रहा है? ये निरोधक पदार्थ नहीं है, ये रोकता नहीं है, बीज प्रसुप्ति को कंट्रोल करने वाला निरोधक पदार्थ ये नहीं है, ये ध्यान रखिए। बाकी सारे कैसे पदार्थ हैं? निरोधक पदार्थ है। एब्सिक अम्ल भी है, फिनोलिक अम्ल भी है और पैरास्कॉर्बिक अम्ल भी है। अनुलेखन के समय डीएनए की कुंडली को खोलने में कौन सा एंजाइम मदद करता है? नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि जब भी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो रही है तो जो डीएनए होगी, आपने देखा होगा डीएनए डबल हेलिकल होता है इस टाइप से, सबको मालूम है। तो इसको खोलना है, यानी इसको स्पाइरल फॉर्म में से सिंगलेट करना है, तो कौन करेगा? डीएनए लाइगेज, डीएनए हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज या आरएनए पॉलीमरेज। तो इसको खोलने में कौन सा एंजाइम हेल्प कर रहा है, ये पूछा गया है। तो ये है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है? इसको डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहा है। निम्न में से कौन मूत्र वृद्धि को रोकने में सहायता करेगा? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस। यानी मूत्र अधिकता हो चुकी है, उसको कंट्रोल करना है। तो एडीएच के अल्प स्रवण से अधिक जल का पुनरावशन, मोर वाटर रिजॉर्प्शंस ड्यू टू अंडर सिक्रेशन ऑफ एडीएच, एट्रियल एल्डोस्टेरोन के कारण वक्र नलिका से Na+ जल का पुनरावशोषण, reabsorption of Na+ and water from renal tubules due to aldosterone, एट्रियल नाट्रियोरेटिक कारक द्वारा वाहिकाओं का संक्रियण होना, यानी कॉसेस ऑफ वेस्को कंस्ट्रिक्शन, जेजी कोशिकाओं द्वारा रेनिन का स्रावण कम होना। तो कौन इसको कंट्रोल करेगा ताकि इसकी अधिकता ना हो? यानी अब अधिकता कब नहीं होगी? जब बॉडी के अंदर बार बार जो वाटर है, क्योंकि वाटर के या लिक्विड के फॉर्म में होगा, उसका बार बार रीअब्जॉर्प्शन होगा, तभी मूत्र वृद्धि को रोका जा सकता है। तो कौन हेल्प कर रहा है इसको रोकने में? तो देखिए क्या हो रहा है कि जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, बाकी इसमें आपको वही देखना है कि रीअब्जॉर्प्शन कब होगा। दो ऑप्शन में आपको रीअब्जॉर्प्शन दिखाई दे रहा है, फर्स्ट और सेकंड। तो सेकंड में क्या है कि ये पूरा आपको नेफ्रॉन का, यदि आप पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे, उसकी पूरी प्रोसेस यदि आप पढ़ लेंगे किडनी और नेफ्रॉन वाला, तो उसमें आपको ये समझ में आएगा। एल्डोस्टेरोन के कारण वृक्क नलिका से Na+ जल का पुनरावशोषण, यानी कि आप किस हार्मोन की अधिकता होनी चाहिए यहाँ पर? एल्डोस्टेरोन। जब फ्रॉम रीनल ट्यूबल्स ड्यू टू एल्डोस्टेरोन्स, तो यहाँ पर जब इसका बार बार वृक्क नलिका से, वृक्क नलिका को इंग्लिश में कहा जाता है रीनल ट्यूबल्स, इसमें रीअब्सॉर्प्शन होगा तो मूत्र अधिकता ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और यदि रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगा तो बार बार यूरिन पास होने की प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। एक परितंत्र में सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिकता उत्पादकता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इन रिलेशन टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सकल प्राथमिक उत्पादकता सदैव नेट प्राथमिक उत्पादकता से कम होती है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सकल प्राथमिक उत्पादकता सदैव नेट प्राथमिक उत्पादकता से अधिक होती है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता एक ही और अभिन्न है, यानी कि जो ग्रोथ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है और नेट, वो दोनों ही क्या हैं? प्रोडक्टिविटी एक ही है और प्रोडक्टिविटी आर वन एंड सेम। और सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता के बीच कोई भी संबंध नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कोई भी जो आपका इकोसिस्टम है या परितंत्र है, उसमें प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता दोनों में रिलेशन पूछा गया, यानी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इन दोनों में क्या रिलेशन है? तो दोनों में क्या रिलेशन होता है कि जो ग्रोस और नेट दोनों ही प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, तो इसमें जो हमेशा सकल प्राथमिक उत्पादकता है, यानी कि आपकी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, वो हमेशा नेट प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा होती है। ध्यान रखना कि ग्रोस हमेशा ज़्यादा होगी नेट से। अगला क्वेश्चन, निम्न स्तंभों का फिर से मिलान करना है, मैच ऑफ द फॉलोइंग।
तो अपरा को कहा जाता है प्लेसेंटा इसका नाम। प्लीज़ आप इंग्लिश में ही याद रखिए, क्योंकि मैक्सिमम मैंने देखा है कि प्लेसेंटा हिंदी में लिखकर दे दिया जाता है। जोना पेलिसिडा, बॉल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियाँ, ग्लैंड्स, इनको इंग्लिश में कहा जाएगा लीडिंग कोशिकाएं या लीडिंग सेल्स। तो देखिए ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं और यही इसका आंसर हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए अपरा यानी प्लेसेंटा क्या काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी बेबी का फॉर्मेशन होगा तो प्लेसेंटा उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा क्या कर रहा है, प्लेसेंटा मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन क्या हो जाएगा, एक हार्मोन्स। तो यहाँ पर प्लेसेंटा का आ जाएगा आपका आंसर है ह्यूमन क्लोरोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन क्लोरोनिक गोनेडोट्रोपिन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखता है जोना पेलासिडा। जोना पेलासिडा में आ जाएगा लेयर ऑफ ओवन, कहाँ प्रेजेंट होती है जोना पेलासिडा। देखो ये अलग से पूछा गया है, आपको मैं और पेपर प्रोवाइड करवाऊंगी, इसमें देखिएगा आप, ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा कि जोना पेलासिडा लेयर या कहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो लेयर ऑफ ओम कहाँ पर होगी, ये लेयर ऑफ ओम। फिर ये बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियाँ ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगी, तो ये होती है शिशन का स्नेह, ल्यूब्रिकेशन ऑफ द पेनिस वहाँ पर प्रेजेंट होंगी। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ पर होंगी, एंड्रोजन, ये लीडिंग कोशिकाएं क्या करती है, एंड्रोजन हार्मोन्स को रिलीज करने में या हेल्प करती हैं इसको सिक्रिएशन में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम, स्ट्रोबिलाई या शंकु किस में पाए जाते हैं, स्ट्रोबिलाई और कौन सा आर फाउंड इन, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, साल्विनिया में, टेरिस में, मार्केंशिया में या इक्विसीटम में, स्ट्रेबिलाई या शंकु दोनों पूछा है। तो आपको मालूम होना चाहिए कहाँ पर प्रेजेंट है ये कोशिकाएं, तो ये प्रेजेंट होती है इक्विसीटम में। कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, इक्विसीटम में प्रेजेंट होती हैं। शंकु कोन्स कहा जाता है या स्ट्रोबिलाई। अगला क्वेश्चन, कुछ विभाजित हो रही कोशिकाएं कोशिका चक्रण से बाहर निकल जाती हैं और कायिक निष्क्रियता अवस्था में प्रवेश कर जाती हैं, इसे शांत अवस्था G0 स्टेट कहा जाता है। यह प्रक्रिया किसके अंत में होती है। Some dividing cells exist the cell cycle and enter vegetative inactive states. This is called quiescent state G0. This process occurs at the end of, यानी कि क्या हो रहा है कि जब आपने माइटोसिस मियोसिस प्रोसेस पढ़ी होगी, उसमें सेल डिवाइड होती है, तो जो सेल डिवाइड हो रही है वो क्या कर रही है, साइकिल से बाहर निकल जाएंगी और एकदम से निष्क्रिय हो जाएंगी, यानी कोई भी उनमें एक्टिविटी नहीं होगी। तो इस स्टेट को कहा जाता है G0 एंड रेस्ट स्टेज से कहा जाता है। तो ये कब होती है, तो इसका भी लगभग एक क्वेश्चन तो हमेशा G0, एम फेज, G1 और S जो स्टार्टिंग में हम इनिशियल स्टेज पढ़ते हैं वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसे अच्छे से पढ़ना है हमें। वैसे तो मियोसिस और माइटोसिस से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये दोनों प्रोसेस कम से कम हम 5 से 6 बार अच्छे से पढ़ लेंगे एक एक स्ट्रक्चर। इससे पहले भी हम फेगाइटिन जाइगोटिन वाला क्वेश्चन देख चुके हैं, तो वो इसी से रिलेटेड था। तो देखिए मैं आपको इसका वीडियो जल्दी ही प्रोवाइड करवा दूंगी। मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की, बट अभी क्या है कि थोड़ा सा मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं है, तो इस कारण से मैं आप लोगों को ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा पा रही हूँ। तो इसका जो आंसर है वो है जीवन। तो किसके अंत में होती है, यानी जब जीवन खत्म हो जाएगी तब G0 स्टेट आ जाएगी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, जीवन फेज। अगला क्वेश्चन है, पेंगुइन एंड डॉल्फिन के पक्ष उदाहरण, फ्लीपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ। तो अनुकूली विकिरण का अभिसारी विकास, औद्योगिक मेलानिज्म्स और प्राकृतिक वरण, एडेप्टिव रेडिएशंस, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म्स, नेचुरल सिलेक्शंस। तो पेंगुइन और डॉल्फिन के बारे में पूछा गया है कि इनका जो डेवलपमेंट है इसमें से किस टाइप का एग्जाम्पल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। डॉल्फिन में और पेंगुइन में किस टाइप का इवोल्यूशन या उनका जो एक के बाद एक जनरेशन डेवलप हुई है, तो उनका जो विकास है वो किस टाइप से हुआ है, अभिसारी विकास हुआ है, यानी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन उनमें हुआ है। किसके अंदर, पेंगुइन्स और डॉल्फिन्स के अंदर। अगला क्वेश्चन है, यदि दो लगातार क्षार युग्मों के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर है और स्तनपायी कोशिका की डीएनए की द्विकुंडली में क्षार युग्मों की कुल संख्या 6.6 × 10⁹ बेस पेयर है, तब डीएनए की लंबाई होगी। यहाँ डीएनए की लंबाई पूछी गई है आपसे। इन्हीं दो बेस पेयर है, उनका डिस्टेंस बता दिया है 0.34 नैनोमीटर, और जो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर से डीएनए में डबल हेलिकल मैमेलियन सेल्स के अंदर उनका दे दिया है आपको। और लेंथ पूछिए आपसे कि अप्रोक्सीमेटली जो डीएनए है उसकी लेंथ यहाँ पर कितनी होगी। तो देखिए इसकी जो लेंथ हो जाएगी, ऑप्शन क्या क्या दिए आपको, 2.0 मीटर, 2.5 मीटर, 2.2 मीटर और 2.7 मीटर।
तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 2.2 मीटर। क्या हो जाएगा? 2.2 मीटर। माना कि ईसीजी का QRS सम्मिश्र दर्शाता है। जब ईसीजी करवाए जाते हैं तो उसमें जो QRS आपने ग्राफ देखा होगा इस टाइप से, इसमें फिर यहाँ पर P को पॉइंट बने, QR यहाँ पर सॉरी RS इस टाइप से बने होते हैं। तो ये जो ग्राफ है ये क्या दर्शा रहा है? आलिंदों का पुनर्द्रवण, आलिंदों का विध्रुवण, नीलियों का विध्रुवण, नीलियों का पुनर्द्रवण, रीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल्स, डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल्स, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स या रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो इस ग्राफ को पढ़कर ही डॉक्टर समझ पाता है कि किस टाइप से वर्कआउट हो रहा है बॉडी के अंदर हार्ट का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो QRS कॉम्प्लेक्स है ईसीजी के थ्रू जो रिजल्ट आता है उसमें क्या पता लगता है? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, नीलियों का विध्रुवण इसमें पता चल जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न स्तंभों का मिलान करना, इओसिनोफिल, बेसियोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स। तो इन सब के फंक्शंस आपको सामने दिए हैं कि ये सब क्या करते हैं, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये सब ब्लड सेल्स हैं और ब्लड्स के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं, अलग अलग टाइप्स की हैं सारी। इओसिनोफिल्स, इसका क्या फंक्शंस होगा, एक एक फंक्शंस हम देख लेते हैं। प्रतिरक्षा, प्रतिक्रिया, भक्षण करना, हिस्टामिनेज, विनाशकारी एंजाइमों का मोचन, कण जिनमें हिस्टामिन्स होते हैं का मोचन करना, इम्यूनी रिस्पॉन्स, फेगोसाइट्स रिलीज हिस्टामिनेज, डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स रिलीज ग्रैन्यूल्स कंटेनिंग हिस्टामिन्स। तो किसका क्या काम होता है यहाँ पर दिए, देखिए ऑप्शंस भी आपको दिए हैं, तो आप खुद भी इसको सॉल्व करने की एक बार कोशिश ज़रूर कीजिए। तो जो फर्स्ट है इओसिनोफिल्स, ये क्या करती है? रिलीज़ करती है हिस्टामिनेज को, और ये क्या करेगा? डिस्ट्रक्ट कर देगा डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स को, रिलीज हिस्टामिनेज एंड डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स को। फिर है आपका बेसोफिल, बेसोफिल क्या करती है? रिलीज ग्रैन्यूल्स कंटेनिंग हिस्टामिन्स। न्यूट्रोफिल्स फेगोसाइटोसिस एंड लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स इम्यून रिस्पॉन्स, प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया। तो ये सारे जो आंसर्स हैं वो आपको किस में दिखाई दे होंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एडेनिन 2 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा थायमिन के साथ युग्म बनाता है। एडेनिन 1 हाइड्रोजन बंध के द्वारा थायमिन के साथ युग्म बनाता है। एडेनिन 3 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा थायमिन के साथ युग्म बनाता है। एडेनिन थायमिन के साथ युग्म नहीं बनाता। यानी एडेनिन का ही पूछा है कि थायमिन के द्वारा 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है, 1 हाइड्रोजन से जुड़ा है, 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है, या जुड़ता ही नहीं है थायमिन। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जो बेस पेयर्स जुड़ते हैं उसमें कौन किसके साथ होता है। एडेनिन किसके साथ होगा, ग्वानिन किसके साथ होगा, थायमिन किसके साथ होगा, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो देखिए जो एडेनिन होता है, आपने यदि डीएनए का स्ट्रक्चर देखा होगा इस टाइप से, तो जब भी आप तो 2 हाइड्रोजन बंध हमेशा रहेंगे। क्या रहेंगे? हमेशा 2 हाइड्रोजन बंध। तो जब भी कोई भी बेस पेयर जुड़ेगा तो उसमें कितने हाइड्रोजन बंध रहेंगे? 2 हाइड्रोजन बंध। तो ऐसा तो सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, एडेनिन पेयर्स विद थायमिन्स थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो फर्स्ट ही इसका सही आंसर हो जाएगा। एक वेक्टर ने सहलग्नी डीएनए की प्रति की संख्या को नियंत्रित करने वाले अनुक्रम को क्या कहा जाता है? चयन युक्त मार्कर, ऑरिसाइट्स, पैलिंड्रोमिक अनुक्रम, रिकॉग्नाइजेशन साइट्स। तो द सीक्वेंस दैट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर्स ऑफ द लिंक डीएनए इन द वेक्टर इज टर्म्स सिलेक्टेबल मार्कर, ऑरिसाइट्स, पैलिंड्रोम, इन सीक्वेंस, रिकॉग्नाइजेशन साइट्स। क्या कहा जाता है? जो सहलग्नी डीएनए होता है उसकी जो कॉपी हो रही है उसको जो कंट्रोल कर रहा है, यानी कि डीएनए की बार बार जैसे फोटो कॉपी हो रही है, उसको कंट्रोल करने वाले वेक्टर डीएनए को, या वेक्टर भी आप जनरली से कह सकते हैं, इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे कहा जाता है ऑरिसाइट, जिसको कंट्रोल करता है। नहीं तो मान लीजिए आपने एक बार डीएनए की बोल दिया यहाँ पर कॉपी होना, तो कंटिन्यूअसली कॉपी होती जाएगी। अब इसको रोकना भी तो है, बस सफिशियंट है, अब हमें और कॉपी नहीं करना है। तो इसे जो रोकेगा उसे हम क्या कहेंगे? ऑरिसाइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में क्षारीय अमीनो अम्ल पहचानना है। यानी एमिनो अम्ल तो है, बट कैसा होना चाहिए उसका नेचर? बेसिक एमिनो एसिड्स होना चाहिए। टायरोसिन है या ग्लूटामिक एसिड है, लाइसिन है या फिर वैलिन है। तो देखिए जो लाइसिन होता है उसका नेचर बेसिक होता है, कि अमीनो एसिड्स होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्पों का चयन कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन देखिए आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। इस साइड ग्लैंड्स दे दी हैं और इसकी वजह से कौन सी बीमारियां हो रही है। अब ये चाहे वो उनका सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है या उनका सिक्रेशन कम हो रहा है, इससे ये इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है। तो आपको मालूम होगा जनरली कोई भी जो हार्मोन्स होता है यदि वो ज़्यादा सिक्रेट होता है तब भी बीमारियाँ होंगी और कम होगा तब भी। तो किसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है, सामने आपको ग्लैंड दी है।
तो यही आपको मालूम होगा। तो थायराइड का तो आप ध्यान रख लीजिए बिल्कुल। थायराइड हार्मोन्स क्या कंट्रोल करता है, एक एक सभी आपको मालूम होना चाहिए। पीयूष ग्रंथि को और क्या कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि लगभग जितने भी हार्मोन्स ग्लैंड होती है इनका कंट्रोल भी करने का काम करती है। तो देखिए जो पीयूष ग्रंथि है वो क्या कर रही है यहाँ पर, डायबिटीज इंसिपिडस क्या काम कर रही है, डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा इसका सही आंसर। थायराइड क्या कर रही है, ग्रेवस रॉस। थायराइड आपको मालूम होगा गॉइटर या ग्रेव डिसीज इसकी वजह से होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए। अधिवृक्क की वजह से होता है एडिसन रोग यानी एड्रिनल ग्लैंड एडिसन डिसीज। बिल्कुल ए से ये ध्यान रखिए, जल्दी से याद हो जाएगा आपको, एड्रिनल ग्लैंड एडिसन डिजीज। पैनक्रियास बचा क्या लास्ट में आपका, पैनक्रियास की वजह से क्या हो जाएगा, डायबिटीज मेलिटस। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।